गोरखपुर में जितेंद्र रहता था। उसकी गिनती खुशहाल लोगों में होती थी। उसके 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। उसका एक बेटा शटर बनाने का काम करने लगा। बच्चे कमाने लगे तो जितेंद्र की मौज ही हो गई। जैसे जैसे बच्चे जवान हो गए वह उनकी शादियां करता गया। जितेंद्र ने अपने छोटे बेटे राहुल की शादी रागिनी से की थी। रागिनी राहुल के साथ बहुत खुश थी। उन्हीं दोनों जितेंद्र ने अपनी बेटी सोनी की शादी बस्ती नगर के धर्मवीर के साथ कर दी। धर्मवीर भी खाते पीते परिवार का था। सोनी को ससुराल में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। धर्मवीर का छोटा भाई पप्पू की शादी लायक था। जितेंद्र को पप्पू छोटी बेटी मोनी के लिए ठीक लगा तो उसके पिता पंकज सिंह से बात की। पंकज सिंह का परिवार सोनी से काफी खुश था, इसलिए उन्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं था। इसके बाद मोनी की शादी पप्पू के साथ हो गई। इस तरह जितेंद्र की दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में हो गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। समय के साथ रागिनी एक बच्चे की मां बन गई। राहुल का शटर बनाने का काम बढ़िया चल रहा था। मोनी अपने पति पप्पू के साथ जल्दी जल्दी मायके आती जाती रहती। पप्पू मजाकिया स्वभाव का था, इसलिए अपनी सरहज रागिनी के साथ वह खूब मजाक करता था। यह बात उसके साले राहुल को अच्छी नहीं लगती थी। कभी कभी राहुल अपने बहनोई पप्पू के मजाक करने पर ऐतराज कर दिया करता था। तब पप्पू कहता, साले साहब, सरहद से हमारा मजाक करने का हक है, इसमें आपको बुरा क्यों लगता है? भाभी को तो कोई ऐतराज नहीं। राहुल कहता, मजाक का भी कोई समय होता है, हर समय हंसी मजाक अच्छा नहीं लगता, उसकी भी एक सीमा होती है, लेकिन आप हैं कि मानते ही नहीं। मगर राहुल की बातों का पप्पू पर कोई असर नहीं पड़ा। जब तक वह ससुराल में रहता, राहुल परेशान रहता। राहुल ने कई बार अपने पिता से भी कहा, आप जीजा जी को समझाते क्यों नहीं, वह इतने फूहड़ मजाक करते हैं। जितेंद्र दामाद के बजाय उसे ही समझाता, बेटा, दामाद से इस तरह की बात करना ठीक नहीं है, फिर वह मजाक ही तो करता है। वह यहाँ महीनों तो रहता नहीं, 1-2 दिन रहकर चला जाता है। इस बात को लेकर उसे नाराज नहीं करना चाहिए। हमने उसे बेटी दी है, बेटी की वजह से हमें चुप रहना चाहिए। पप्पू को किसी की कोई परवाह नहीं थी। वह जब भी ससुराल आता, रागिनी के आगे पीछे मंडराता रहता और हंसी मजाक करता रहता। जब वह चला जाता तो राहुल इस बात को लेकर रागिनी से खूब झगड़ता। एक दिन जितेंद्र को खबर मिली कि उसकी बेटी बीमार है। वह खबर सुनकर परेशान हो गया। उसे देखने के लिए वह राहुल के साथ उसके ससुराल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि मोनी की हालत बहुत नाजुक है। बेहतर इलाज के लिए वह बेटी को एक बड़े अस्पताल ले गया, लेकिन वहां भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। लाख कोशिशों के बाद भी डॉक्टर मोनी को नहीं बचा पाए। मोनी की मौत उसके मायके वालों के लिए एक बड़ा सदमा थी। उसके बच्चों को पालने की जिम्मेदारी मोनी की बड़ी बहन सोनी ने ले ली। पत्नी की मौत के बाद भी पप्पू जब तब अपनी ससुराल आता रहता। ससुराल में अब भी उसके पहले की तरह ही इज्जत होती थी। रागिनी उसकी पहले की तरह खातिरदारी करती थी। राहुल को अब पप्पू का आना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। उसकी वजह से अब उसके और रागिनी के बीच तनाव रहने लगा था। राहुल की बात पर घर में कोई ध्यान नहीं देता था और ना ही कोई उससे मानसिक तनाव को समझने की कोशिश करता था। जबकि सच्चाई यह थी कि रागिनी पप्पू की तरफ आकर्षित होती जा रही थी, जिसकी वजह से उसके दाम्पत्य में दरार पड़ने लगी थी। पप्पू और रागिनी के बीच में वे बातें भी होने लगी जो दोनों को एक दूसरे के करीब लाने वाली थी। एक दिन पप्पू ने रागिनी को बाहर में मिलने को कहा, लेकिन रागिनी ने कहा कि घर के सभी लोग शादी में जा रहे हैं।
इसलिए घर में अकेली होने की वजह से वहां नहीं आ सकती। उसने पप्पू को अपने यहाँ आने को कहा। तब पप्पू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ऐसे में वह उसके घर आ सकता था। मौके का फायदा उठाने के लिए पप्पू अपने ससुराल पहुंच गया और एकांत का फायदा उठाकर दोनों ने उस दिन मर्यादाएं लांघ कर इच्छा पूरी कर ली। पप्पू ने साले के दाम्पत्य में सेंध लगा दी। राहुल को बीवी की बेवफाई का पता नहीं चला। रागिनी को भी अपनी बेवफाई पर कोई ग्लानि नहीं हुई। उस दिन के बाद से रागिनी का पति के प्रति व्यवहार बदलने लगा। राहुल जब कभी उससे झगड़ता, वह मायके जाने की धमकी देने लगती। राहुल समझ नहीं पा रहा था कि रागिनी अब इस तरह की बातें क्यों करती है। वह अंदर ही अंदर तनाव में घुटने लगा। दूसरी ओर रागिनी को किसी बात की परवाह नहीं थी। उसी बीच बाहर में पप्पू और रागिनी की मुलाकात हुई तो रागिनी ने उससे कहा कि राहुल को अब उस पर शक हो गया है। वह छोटी छोटी बात पर उसकी पिटाई करने लगा है। तब पप्पू ने कहा, मैं राहुल से बात करूंगा। नहीं, तुम मुझसे कुछ मत कहना। अब मेरे घर भी मत आना। जब कभी मिलना होगा हम बाहर ही मिल लिया करेंगे, लेकिन इस समस्या का कोई हल तो ढूंढना ही होगा। आखिर मैं कब तक उससे पिटती रहूंगी, रागिनी ने कहा। रागिनी की बात पर पप्पू गंभीर हो गया। उसे लगा कि कुछ तो करना ही होगा। रागिनी ने कहा, चलो हम कहीं भाग चलते हैं। नहीं, इससे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें यह तो पता ही है कि मेरा बड़ा भाई धर्मवीर भी उस घर का दामाद है। अब मैं घर में नहीं रहूंगी तो राहुल को पूरा विश्वास हो जाएगा कि मैं तुम्हें भगाकर ले गई। तब ससुराल वालों से धर्मवीर के संबंध खराब हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से धर्मवीर की गृहस्थी बिगड़े। पप्पू ने रागिनी को भरोसा दिया और वह इस बारे में कुछ ना कुछ जरूर करेगा। अगर जरूरत पड़ी तो राहुल को रास्ते से हटाकर हमेशा की टेंशन खत्म कर देगा। होली पर पप्पू बिना बुलाए मेहमान की तरह राहुल के घर पहुंच गया। राहुल को उसका आना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा, लेकिन वह खामोश रहा। होली के बहाने पप्पू ने रागिनी को अपनी बाहों में भर लिया। पप्पू की इस हरकत से नाराज होकर राहुल ने पप्पू की पिटाई कर दी। पप्पू अपने सफाई में यही कहता रहा कि वह तो सरहज के साथ होली खेल रहा था, लेकिन राहुल का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आखिर में घर वालों के बीच बचाव कर के पप्पू को छुड़वाया। इस घटना से रंग में भंग पड़ चुका था। राहुल ने तय कर लिया था कि अब वह पप्पू को किसी भी कीमत पर अपने घर नहीं आने देगा। पप्पू की पिटाई से रागिनी भी डर गई थी। उसने पहली बार पति का ऐसा गुस्सा देखा था। राहुल ने उसे भी चेतावनी दी थी कि वह संभल जाए, वरना बहुत पछताएगी। उस दिन रागिनी को लगा कि अब वह पप्पू से कभी नहीं मिल पाएगी, लेकिन पप्पू ने तो कुछ और ही सोच लिया था। वह राहुल से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। वह सोचने लगा, ऐसा क्या किया जाए जिससे वह राहुल से बदला भी ले ले और रागिनी भी हासिल हो जाए। राहुल को लगा कि पप्पू इतने अपमान के बाद अब उसके घर नहीं आएगा। वह अपने काम में मन लगाने लगा। रागिनी का व्यवहार भी उसे सामान्य लगने लगा था। इस तरह वह बेफिक्र हो गया, लेकिन उसकी यही लापरवाही आगे चलकर उसकी मुसीबत बनने वाली थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पत्नी की आशिकी उसे कभी मौत की सौगात दे जाएगी। पप्पू और राहुल के बीच झगड़े के बाद रागिनी भी सतर्क हो गई थी। उसका पप्पू से भले ही मिलना नहीं हो रहा था, पर वह उससे फोन पर बातें करती रहती थी। जब कभी उसे मौका मिलता, वह फोन पर बात कर के निश्चित जगह पर उससे मिल भी लेती थी। एक दिन सवेरे चौधरी ठेकेदार ने राहुल के घर का दरवाजा खटखटाया। राहुल ने दरवाजा खोला तो चौधरी ने कहा कि उसे अभी उसके साथ चलना होगा, क्योंकि पार्टी को अभी काम पूरा करके देना है।
अगर समय पर उसके शटर बना कर नहीं दिए तो परेशानी हो जाएगी। राहुल ने कहा, ठीक है, तुम 10 मिनट ठहरो, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। इसके बाद राहुल ठेकेदार के साथ चला गया। उस दिन चौधरी के साथ गया। राहुल फिर कभी वापस नहीं लौटा। राहुल देर रात तक वापस नहीं लौटा तो घर वालों ने ठेकेदार को फोन किया, क्योंकि वह उसी के साथ गया था। ठेकेदार ने बताया कि राहुल तो शाम को ही काम खत्म कर घर चला गया था। जब काम खत्म करके घर के लिए चला था तो रास्ते से कहाँ गायब हो गया। घर वालों ने रात में ही राहुल की खोजबीन शुरू कर दी, लेकिन वह नहीं मिला। घर वाले रात भर उसकी खोजबीन में परेशान रहे। जैसे तैसे उनकी रात बीती। सवेरा होते ही वे सब राहुल को तलाशने लगे। किसी ने अस्पताल के सामने खाली पड़े फ्लैट में राहुल की लाश देखी तो उसके घर वालों को बता दिया। वे वहां पहुंच गए। जितेंद्र ने जब बेटे की लाश देखी तो फूट फूट कर रोने लगे। खबर मिलने पर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने लाश का मुआयना किया तो उसके शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं मिला। गले में बनियान बंधा था। इससे अंदाजा लगाया गया कि इसी बनियान से उसका गला घोंटा गया था। जितेंद्र का शक ठेकेदार पर था, क्योंकि वह उसी के साथ घर से गया था। मौके की कार्रवाई निपटाने के बाद पुलिस ने राहुल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने जितेंद्र की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कर ली। उन्होंने अपना शक चौधरी पर जताया था। पुलिस ने उसे उसके घर से हिरासत में ले लिया। पुलिस ने चौधरी से पूछताछ की तो उसने खुद को बेकसूर बताया। उसने कहा कि राहुल लंबे समय से उसके साथ काम कर रहा था। उसके साथ उसका काफी अच्छे संबंध थे। कोई ऐसी वजह नहीं थी जिससे वह उसकी हत्या करता। पुलिस ने उससे कई तरह से पूछताछ की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इस पूछताछ में अनुभवी थाना प्रभारी को यह वास्तव में लगा कि वह बेकसूर है। उन्होंने उसे छोड़ दिया। मृतक राहुल के परिवार वालों को जब इस बात का पता चला तो वे हंगामा करते हुए थाना पहुंचे और चौधरी को जेल भेजने की मांग करने लगे। इस हंगामे में पप्पू बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। थाना प्रभारी ने मृतक के परिजनों को समझाया कि वह राहुल के हत्यारे को पकड़कर जेल जरूर भेजेंगे। इसके बाद पुलिस ने राहुल के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स का अध्ययन कर पता चला कि उसके मोबाइल पर आने वाली आखिरी कॉल राहुल के बहनोई पप्पू की थी। पुलिस ने पप्पू के बारे में छानबीन शुरू की तो गांव वालों से पता चला कि होली वाले दिन पप्पू ने राहुल की बीवी को छेड़ा था। तब राहुल ने उसकी पिटाई कर दी थी। इस बात की पुष्टि के लिए पुलिस ने राहुल के घर वालों से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि पप्पू के साथ राहुल का झगड़ा तो हुआ था, लेकिन वह झगड़ा ऐसा नहीं था कि पप्पू राहुल की हत्या कर देता। फिर होली के बाद पप्पू उनके यहाँ आया भी नहीं था। पुलिस को अब तक पता चल चुका था कि राहुल की बीवी रागिनी से पप्पू का कोई चक्कर था। इसके बाद पुलिस के सामने तस्वीर साफ हो गई। दूसरी ओर पप्पू को किसी तरह पता चल गया कि पुलिस को उस पर शक हो गया है तो वह फरार हो गया। उसके फरार होने की जानकारी पुलिस को मिल गई, लिहाजा 2 सिपाहियों को उसके घर पर लगा दिया गया। जैसे ही वह घर लौटा, पुलिस ने उसे दबोच लिया। पुलिस पप्पू को पकड़कर थाने ले आई और पूछताछ शुरू कर दी। पप्पू ने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे वह टूट गया। उसने स्वीकार कर लिया कि उसी ने अपने साले राहुल की हत्या की थी और उसकी लाश को अस्पताल के सामने खाली पड़े फ्लैट में फेंक दिया। पप्पू ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी सरहद रागिनी से उसके नाजायज संबंध थे। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन कुछ दिनों बाद राहुल को उस पर शक होने लगा और उसे उसका आना जाना अखरने लगा। वह किसी भी कीमत पर रागिनी से संबंध तोड़ना नहीं चाहता था। रागिनी भी अपने पति की पिटाई से तंग आ गई थी।
वह हमेशा के लिए पति से छुटकारा चाहती थी। इसके बाद दोनों ने राहुल को ठिकाने लगाने की योजना बना ली। उसके बाद पप्पू राहुल का विश्वास जीतने की कोशिश करने लगा। जब उसे वह विश्वास हो गया तो पप्पू ने घटना वाले दिन राहुल को फोन करके शाम को खाना किसी होटल में खाने की बात कही। राहुल पप्पू को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। उसने सोचा कि अगर पप्पू सुधर रहा है तो उसे एक मौका अवश्य देना चाहिए। उसने सोचा कि खाना खाते समय वह पप्पू को समझाएगा। उस दिन सुबह ही वह ठेकेदार चौधरी के साथ काम पर निकला था। काम खत्म करने के बाद वह शाम को पप्पू की बताई जगह पर पहुंच गया। पप्पू उसे एक ढाबे पर ले गया जहां दोनों ने खाना खाया और शराब पी। पप्पू ने राहुल को खूब शराब पिलाई। जब राहुल नशे में धुत हो गया तो वह उसे एक टेम्पो में डालकर सुनसान जगह पर ले गया और अपनी बनियान से उसका गला घोंट दिया। चूंकि उस दिन चौधरी राहुल को घर से बुला कर ले गया था, इसलिए घर वालों का शक चौधरी पर ही गया। पर पुलिस ने असली अपराधी को खोज निकाला। पुलिस ने पप्पू से पूछताछ के बाद रागिनी को भी उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। रागिनी के घर वालों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रागिनी ने अपनी पति को मरवाया है। रागिनी यही कहती रही कि ना उसके पप्पू से संबंध है और ना ही उसने पति को मरवाया है। पुलिस ने पप्पू और रागिनी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर लिखें।